चलिए आज बात करते हैं मार्गरेट एटवुड की 1974 की एक बहुत ही दमदार कविता ट्रिक्स विद मिरर्स की। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि पहचान, प्यार और आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष की एक जबरदस्त कहानी है। तो आइए देखते हैं कि एटवुड कैसे शब्दों और रूपकों का इस्तेमाल करके एक महिला के बदलाव की कहानी कहती हैं। देखिए, एटवुड शुरू में ही इन लाइनों से हमें एक तरह से चुनौती देती हैं। वो कह रही हैं, सावधान, जो चीज़ सतह पर शांत या आसान दिखती है, वो अक्सर एक बहुत मुश्किल लड़ाई का नतीजा होती है। ये जो स्पष्टता है, ये एक भ्रम है और हमें इसके पीछे की सच्चाई को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। कविता का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक ऐसी स्पीकर से मिलवाता है जिसकी पहचान उसके प्रेमी की इच्छाओं से ही बनी है। मतलब वो एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक वस्तु के तौर पर मौजूद है, जिसका एक ही काम है, अपने प्रेमी की छवि को दिखाना। शुरू में स्पीकर को कैसा लगता है? जैसे कोई पुराना, इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर, एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसे अनदेखा कर दिया गया हो। लेकिन फिर वो अपने प्रेमी के लिए एक आईना बन जाती है, जिसका एकमात्र मकसद उसकी इच्छाओं को दिखाना है। लेकिन इस रोल को निभाने की कीमत बहुत बड़ी है। स्पीकर की अपनी पहचान जैसे मिटा दी जाती है। उसे अपने प्रेमी की कल्पना के लिए एक कोरा कैनवस बनना पड़ता है, एक ऐसी परफेक्ट इमेज जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, जबकि उसकी अपनी इच्छाएं अनसुनी रह जाती हैं। पर ये जो पार का असंतुलन है, ये हमेशा तो नहीं चल सकता ना। कविता का जो असली संघर्ष है, वो प्रेमी के गहरे आत्म प्रेम से पैदा होता है। एक ऐसा प्यार जिसमें किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये लाइन रिश्ते की पूरी सच्चाई खोलकर रख देती है। स्पीकर उसे याद दिला रही है कि उसका गुस्सा या उसकी हताशा असल में उसी की तरफ है। वो तो बस एक सतह है, और जो भी चोट वो उस पर पहुंचाएगा, वो आखिर में खुद को ही लगेगी। यहाँ प्रेमी का जो बर्ताव है, वो सीधे सीधे नार्सिसिस की कहानी से जुड़ता है। वो अपने ही अक्स में इतना खोया हुआ है कि उसे स्पीकर का होना या न होना नजर ही नहीं आता। मतलब ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेमी की ज़रूरतों के लिए बना है। वो खुद को देखता है, खुद से ही जुड़ता है और स्पीकर को अकेला और अनदेखा महसूस करने के लिए छोड़ देता है। ये एक तरफा रिश्ते का एक बहुत ही सटीक चित्रण है। लेकिन अब स्पीकर चुप रहने वाली नहीं है। इस पॉइंट पर कहानी बदल जाती है, क्योंकि वो अपनी जटिलता और गहराई को सामने लाना शुरू कर देती है और ये मांग करती है कि उसे सिर्फ एक सतह के तौर पर न देखा जाए। यहाँ एटवुड आईने के मेटाफर को बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ती हैं। स्पीकर हमसे कहती है कि सतह के पार देखो, फ्रेम को देखो, यानी वो रिश्ता जो उसे बांधे हुए है। पीछे लगे कागज को देखो, उसका छिपा हुआ अतीत, और सबसे जरूरी उन कीलों को देखो जो उसे अपनी जगह पर रोके हुए हैं, यानी उसका दर्द। ये एक बहुत पावरफुल मांग है। वो चाहती है कि उसका प्रेमी सिर्फ उसकी सतह को न देखे, बल्कि उस दर्द और उन जख्मों को भी महसूस करे जो उसे इस घुटन भरे रिश्ते में जकड़े हुए हैं। ये कीलें उसके छिपे हुए दुख का प्रतीक हैं। अब वो एक परफेक्ट शीशा नहीं बने रहना चाहती, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखी जाना चाहती है जिसका अपना एक अतीत है, अपनी ज़रूरतें हैं और अपने जख्म हैं। और अब हम कविता के सबसे इमोशनल मोड़ पर आते हैं, जहां स्पीकर खुलकर अपनी कैद के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। कविता में स्पीकर अपनी हालत को दीवार के खिलाफ सुप्त होने जैसा बताती है। ये उसके गहरे दुख और घुटन की एक जबरदस्त इमेज है। उसकी जिंदगी एक बेरंग जेल बन गई है। ये मेटाफर उसकी उस फीलिंग को दिखाता है जैसे वो अपनी ही असली पहचान से, दुनिया से कट गई है। वो एक दरवाजे के पीछे कैद है और बस बाहर निकलना चाहती है। तो अब उसकी मांगें बिल्कुल साफ हैं। उसे आज़ादी चाहिए, अपनी असली पहचान की मान्यता चाहिए। वो चाहती है कि समाज और उसके प्रेमी ने जो दीवारें बनाई हैं, उन्हें तोड़ दिया जाए। लेकिन प्रेमी का रिएक्शन क्या होता है? कुछ भी नहीं, पूरी तरह से बेपरवाही। जब वो अपनी आज़ादी के लिए चीख रही है, तो वो बस अपने बाल संवार रहा है। ये बात उसकी आत्ममुग्धता को और भी पक्का कर देती है और स्पीकर के बदलाव के लिए आखिरी वजह बन जाती है। तो चलिए अब कविता के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां स्पीकर अपनी पुरानी पहचान को फेंककर एक नई और खतरनाक पहचान अपना लेती है। यही है कविता का टर्निंग पॉइंट। वो ऐलान करती है, शायद मैं आईना नहीं हूं। बस इस एक लाइन के साथ
वो अपने प्रेमी से अपनी कहानी वापस छीन लेती है और अपनी शर्तों पर खुद को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर देती है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। आईना निष्क्रिय था, बस छवि दिखाता था, प्रेमी के लिए एक सुरक्षित चीज। लेकिन तालाब, वो गहरा है, वो चीजों को छिपा लेता है और वो खतरनाक है। वो एक चीज से एक ऐसी ताकत में बदल गई है जो उसे निगल सकती है। और ये है वो आखिरी डरावनी लाइन। ये हमें सीधे नार्सिसिस की कहानी पर वापस ले जाती है और ये याद दिलाती है कि जो लोग तालाब में बहुत ज्यादा गहराई से झांकते हैं उनके साथ क्या होता है। तो आखिर में होता क्या है? स्पीकर अपने दर्द को ही अपनी ताकत बना लेती है। वो एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उस आत्ममुग्ध इंसान को खत्म कर सकती है जिसने उसे इतना दर्द दिया। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं जो कविता के रोमांचक और सशक्त अंत को दिखाता है। जब एक प्रतिबिंब को अपनी आवाज मिल जाती है तो असल में खतरे में कौन होता है?